स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम दक्षिण भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में संगम काल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आप दक्षिण भारत के इतिहास के 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास यह 100 ईस्वी से शुरू होकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है। इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। शुरू में है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। इसमें हम चेर, चौल व पांड्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। चौल थे जो तीसरी शताब्दी में इनका उदय हुआ था, लेकिन बाद में ये पांड्यों की शक्ति के कारण नष्ट हो गए, लेकिन 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। आगे हम पढ़ेंगे 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इसमें 4 वंश हुए थे: पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चौल वंश, जो कि पहले तीसरी शताब्दी में था और बाद में 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ। संगम युग। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य तक माना जाता है। संगम प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन थी या फिर सभा थी, जिन्हें प्रमुख राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था या वे प्रमुख राजाओं के संरक्षण में आयोजित की जाती थी। इन्हें तमिल कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों को ही तमिल साहित्य बोलते थे। जो इन सभा में तमिल कवि होते थे वो साहित्य की रचना करते थे, उसे ही संगम साहित्य कहते थे। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध विशेष है। संगम साहित्य में राजा को कौन, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कौन या मंत्रण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? राजा के लिए। 8वीं शताब्दी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। इन संगमों को पांड्य राजाओं के द्वारा शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। पत्थर जो पहला था संगम, उसमें अगस्त्य ऋषि अध्यक्ष थे। यह मदुरै में हुआ था और इसके सदस्यों की संख्या 549 थी। जो द्वितीय संगम था, इसके अध्यक्ष तोल्कापियर थे और यह कपाटपुरम में आयोजित हुआ था और इसके सदस्यों की संख्या 49 थी और इस समय तोल्कापियर ग्रंथ लिखा गया था। और तृतीय जो संगम हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो नकीर थे और इसका स्थान उत्तरी मदुरै था या फिर इसको मदुरै भी कहा जाता है और इसके सदस्यों की संख्या भी 49 थी और इसमें जो ग्रंथ लिखा गया था उसे पतुपात्र कहा जाता था। जो दूसरा साहित्य हुआ था, दूसरा संगम हुआ था, उसमें इतूत गोई यह ग्रंथ भी लिखा गया था और एक और ग्रंथ लिखा गया था पादनेन कील कणकु, पादनेल कीन कंकु। संगम साहित्य का राजनीतिक इतिहास। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव व विकास का वर्णन हमें प्राप्त होता है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। चेर वंश। आगे हम चेर वंश के बारे में पढ़ेंगे। संगम काल के वंश में सबसे प्राचीनतम वंश था जो चेर था और चेर का अर्थ होता था पर्वतीय देश। चेरों ने आधुनिक भारत के केरल के मध्य और तमिलनाडु के कांगो क्षेत्र को नियंत्रित किया और पश्चिम तट पर तोंडी मसीरी बंदरगाह उनके नियंत्रण में थी। चेरों की जो राजधानी थी वो वाजी थी और उनका जो प्रतीक चिन्ह था धनुष बाण। यह प्रतीक चिन्ह इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही राज्यों के। ये हर क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। चेर राज्य का
प्रथम शासक उदयनजेराल था और कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में जो वीरों ने भाग लिया था उनको भोजन करवाया था। पुगलूर शिलालेख से हमें चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। चेर राजा रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे। चेरों का सबसे महान शासक था जो शेनगुट्टवन था, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। शेनगुट्टवन ने चेर राज्य में सबसे पहले कणगी पूजा की शुरुआत की, जिसे कि पत्नी पूजा कहा जाता है। दक्षिण भारत से चीन राजदूत भेजने वाला वह पहला भारतीय राजा था। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध शासक आदिगेमन था। आदिगेमन ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की जो शुरुआत की थी। कुडको इजराइल जरपोरुई इस वंश का अंतिम शासक था। आगे है चोल वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। चोल वंश 3री शताब्दी में देखने को मिलता है, जो कि बाद में पांड्यों की जो शक्ति है उनके कारण नष्ट हो गया था, यानी उसका पतन हो गया था और बाद में वह 9वीं शताब्दी में फिर से इसका उदय हो गया था। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर नियंत्रण किया। चोलों के शासन का प्रमुख क्षेत्र था वो कावेरी डेल्टा था, जिसे चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें प्राप्त होती है। उनकी राजधानी उदयपुर तिरुचिरापल्ली शहर के पास थी और बाद में कारिकल ने कावेरीपट्टनम और पुहार नगर की स्थापना की और उन्होंने राजधानी बना लिया। चोलों का जो प्रमुख चिन्ह था वो बाघ था और चोलों के पास एक प्रमुख नौसेना थी जो बहुत ही कुशल थी। कारिकाल था जो चोल राजाओं में सबसे प्रमुख शासक था। संगम साहित्य विभिन्न कविताओं में वर्णित उनके एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें कारिकल ने पांड्य चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। कारिकल ने अपने शासनकाल में राज्य को व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में संपन्न बनाया। उन्होंने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। कारिकल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें तमिल का अधिपति बना दिया था। चोल राजा एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। आगे हम करते हैं पांड्य वंश। पांड्यों ने मदुरै पर शासन किया और उनका राज्य प्रायद्वीप भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में था। कोरकई उनकी आरंभिक राजधानी थी, जो कि बंगाल की खाड़ी के पास थम्परानी के संगम के पास थी। पांड्य वंश की जानकारी हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य वंश के जो शासक थे वो मात्र सत्तात्मक थे। पांड्य राजाओं द्वारा 3 संगमों का आयोजन किया गया था और उनकी राजधानी मदुरै थी। पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। पांड्य शासकों ने एक नियमित सेना बना रखी थी और पांड्य शासकों ने तमिल संगम को संरक्षण प्रदान किया था और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा भी प्रदान की थी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राजा थे जो वो धनी थे और समृद्ध थे। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो नेडुजेलियन था। उन्होंने 7 मित्र सामंतों को हराया था और उन्होंने समुद्र की पूजा की भी शुरुआत की थी। पांड्यों का पहला उल्लेख मैगस्थनीज ने किया। इन्होंने जो पांड्य राज्य है उसके लिए बताया कि वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस समय समाज में विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। पांड्य राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। ईसा की शताब्दी में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करती थी। कलभ्रस नामक जनजाति के आक्रमण से पांड्यों की शक्ति का क्षय होने लगा था और आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियां क्षीण हो गई। संगम काल का प्रमुख साहित्य सबसे पहले है तोल्कापियम। इसकी रचना तोल्कापियर ने की थी और यह क्या था, एक तमिल व्याकरण ग्रंथ।
आगे है शिल्पाधिकारम। जो ये तोल्काप्पियम है इसकी रचना दूसरे संगम में की गई थी। आगे है शिल्पाधिकारम। इसकी रचना एलांगो आदिगल ने की थी। इसमें एक व्यापारी था कोबकर्ण और उनकी पत्नी कणगी और उनकी एक नर्तकी थी माधवी। उनके त्रिकोणीय प्रेम की मार्मिक कथा है यही। आगे है तिरुकुलर। यह तिरुवल्कुलर द्वारा लिखा गया एक अभिलेख है जो कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है और यह एक नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र। आगे है कुरुल। इसे तमिल साहित्य के बाइबल के नाम से जाना जाता है और जो तमिलों का प्रमुख तमिल देवता था उसका नाम मुरुगन था। उसे बाद में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाने लगा था। और जो दक्षिण भारत में आर्य कला को पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? अगस्त्य ऋषि को। आगे संगम युग का अंत। तीसरी शताब्दी के अंत तक संगम काल का धीरे धीरे पतन होने लगा। 300 ईस्वी से पूर्व 600 ईस्वी के बीच कालभ्रष्ट ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया और इस अवधि को इतिहासकारों द्वारा एक अंधकार का युग कहा गया था। आगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने कणगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? एलारा कारिकेल, नेदून जेरिल अदान या फिर शेनगुट्टवन। तो इनमें से जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था वो कौन सा था? शेनगुट्टवन। और इन्होंने क्या किया था? पत्नी पूजा की शुरुआत की थी जिसे क्या बोलते थे? कणगी पूजा भी कहा जाता था। और इन्होंने यह दक्षिण भारत का पहला राजा था जिसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, तोल्काप्पियर, नकीर या तुलसीदास। जो प्रथम संगम हुआ था उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। जो द्वितीय संगम हुआ था उसके अध्यक्ष थे तोल्काप्पियर और तृतीय के थे नकीर। प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था? कपाटपुरम में, उत्तर मदुरई में, पुहार में या फिर मदुरई में। तो ये कहाँ पर हुआ था आयोजित? प्रथम संगम मदुरई में। और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, यहाँ पे पहला। और तीसरा हुआ था उत्तर मदुरई या मदुरई भी बोल देते हैं। मदुरई को मदुरै भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, इंद्र, तरुमल या मुरुगन। जो इनका सबसे लोकप्रिय देवता था वो कौन था? मुरुगन, जिसे क्या बोलते थे? सुब्रमण्यम स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युगीन किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? पल्लव, पांड्य, चेर या चोल। तो जो पांड्य थे उनके संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवम चिंतामणि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। जो चिंतामणि ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था, यह उल्लेख किसने किया है? मामूलनार ने, नकीर ने, तोल्काप्पियर ने या फिर तिरुवल्पुर ने। तो यह जो लिखा था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था, यह मामूलनार ने कहा था। दक्षिण भारत के संदर्भ में गुफा लिपि का क्या अर्थ है? तमिल ग्रंथ, पल्लव ग्रंथ,
तमिल ब्रह्मी या फिर चेर ग्रंथ। तो ये इसका अर्थ आएगा तमिल ब्रह्मी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामावतारम या रामायणम के लेखक थे? कंवन, कुट्टन, तिकन्ना या नयन्ना। जो तमिल रामायणम और के लेखक थे वो थे कंवन। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम व मणिमेखलई नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या हिंदू धर्म से। जो ये दोनों शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई ग्रंथ थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? एतुतगोई, तोल्कापियम, पादकिलनेकु। इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी प्रसिद्ध मानी जाती है? जो व्याकरण रचना है वो है तोल्कापियम। संगम युग में उमनार कौन थे? सैन्य कमांडर, कृषक, दुकानदार या नमक के खुदरा विक्रेता। तो उमनार थे नमक के खुदरा विक्रेता। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तोल्कापियर, अगस्त्य ऋषि, तुलसीदास या नकीर। तो इसका आंसर आ जाएगा तोल्कापियर। जो द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो तोल्कापियर थे। पहले के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तीसरे के नकीर। और अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम कहाँ आयोजित हुआ था? कपाटपुरम में, उत्तर मदुरई में, पुहार में या फिर मदुरई में। तो जो द्वितीय संगम था वो कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ये, अगस्त्य ऋषि, तोल्कापियर, नकीर या फिर तुलसीदास। तो इसका आंसर आ जाएगा नकीरर। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय संगम कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर मदुरई में, कपाटपुरम में, मदुरई में, पुहार में। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर मदुरई में। अगर इसने अकेला मदुरई भी लिखाया तो वो भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन अगर उत्तर मदुरई लिखा आया तो आप उत्तर मदुरई को ही टिक करके आएंगे। तमिल का बाइबल किसे कहा जाता है? तोल्कापियम को, कुरल को, इतुतगोई को या फिर इंडिका को। जो तमिल का बाइबल है वो किस रचना को कहा जाता है? कुरल को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? पांड्य का, चेर का, चौल का या कदम का। तो जो संगम साहित्य है उसमें किस किस का उल्लेख है? पांड्यों का भी है, चेर का भी है, चौल का भी है और किसका नहीं है? कदम का। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, कदम। और अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था, कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, मसालों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था या फिर विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था। और अगला प्रश्न है, कपाटपुरम में हुए द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? पादकिलनेकु, एतुतगोई, तोल्कापियम या पटुपाटु। तो इसका आंसर आ जाएगा तोल्कापियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? सांभर, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र। तो ये किसे कहा जाता है? अगस्त्य ऋषि को। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक में, तेलुगु में, तमिल में या पाली में। तो ये किस भाषा में है? तमिल भाषा में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड राज्य है और दूसरी साइड राज चिन्ह। चेरों का राज चिन्ह कौन सा था? धनुष बाण। जो चौल हैं उनका कौन सा था? बाघ। और पांड्यों का मछली। ये देखते हैं आपका कौन सा आंसर बनेगा। अब ए का 3, पहले 2 तो कट गए, ए का 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ए का तीसरा आएगा तो लास्ट वाले 2 ऑप्शनों में से आएगा। बी का 1 किस में आ रहा है? ये भी कट गया, इसलिए डी आंसर अपना
करेक्ट आंसर है। तमिल काव्य का एलियाड किसे कहा जाता है? तोल्कापियम को, कुरल को, शिल्पाधिकारम को या मणिमेखलई को? किसे कहा जाता है एलियड तमिल काव्य का? शिल्पाधिकारम को। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश ने रोमन सम्राट के दरबार में एक दूत भेजा था? चोल, चेर, चालुक्य या फिर पांड्य? तो किसने भेजा था? पांड्य शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में एक दूत भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तोल्कापियम, मणिमेखलई, शिल्पाधिकारम या फिर कुरल? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेखलई को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकल ने, शेनगुट्टवन ने, नेडुजेलियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? जो पुहर या कावेरीपट्टनम नगर था उसकी स्थापना किसने की थी? कारिकल ने। और उन्होंने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? कावेरी नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, गायों व अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? कड़मई को, उल्गू या फिर वीरकुल या नाडुकुल? तो इनको क्या बोला जाता है? वीरकुल या नाडुकुल। मुजरिश किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, चौल का, पांड्य का या फिर राष्ट्रकूट का? तो मुजरिश था वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है? कुरल को, तोल्कापियम को, शिल्पाधिकारम को या फिर मणिमेखलई को? तो ये किसे कहा जाता है लघु वेद? कुरल को लघु वेद कहा जाता है। गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? आदिगेमान ने, कारिकल ने, शेनगुट्टवन ने या फिर नेडुजेलियन ने? तो गन्ने की खेती की शुरुआत की थी आदिगेमान ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी? शेनगुट्टवन ने, नेडुजेलियन ने, आदिगेमान ने या फिर कारिकल ने? तो ये किसने की थी समुद्र पूजा की शुरुआत? नेडुजेलियन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तुंगभद्रा का जो तटवर्ती क्षेत्र था उसके लिए, या फिर कावेरी डेल्टा के लिए, या रायचूर दोआब के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका यह जो कहावत है वो किसके लिए थी? कावेरी डेल्टा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य थे? ब्रह्मा के, महेश के, स्कंद या फिर कार्तिकेय के या विष्णु के? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्कंद के या कार्तिकेय के। हमारा अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में को, कौन या मनन किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? सेनापति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, वित्त मंत्री के लिए या फिर राजा के लिए? तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? राजा के लिए। पिलनी के ग्रंथ अज्ञातनामा, लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मदुरई, कोलचे, कपाटपुरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा कोलचे। उम्मीद है आपने संगम युग के बारे में अच्छे से पढ़ व समझ लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और आगे शेयर जरूर कर देना।